जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय जो है प्रैक्टिस वर्कबुक हम लोग डेली वाइज पे जो लगा रहे हैं, उसमें टोटल 30 सेट प्रैक्टिस है, जिसमें हम लोग का क्रम है अभी जो हम ही करने वाले हैं। तो वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। यदि डेली वाइज पे करते हैं तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। वैसे क्रम में देखा जाए तो 24वां है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 150 में आपका स्कोर क्या रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें पहला सेक्शन आपका समान अध्ययन का आता है। तो आइए हम लोग समान अध्ययन में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्षों में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई क्या है, संस्था है ना, अस्थाई न्यायालय। तो इस तरह जो है इसका विघटन नहीं किया जाता है, बल्कि लोकसभा का किया जाता है, राज्यसभा का नहीं। प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 इसकी सदस्यता क्या होती है, यह सेवानिवृत्त होते हैं, है ना। तो आंसर हमारा यूं ही डी बन जाएगा, मतलब कि समाप्त होने का विषय नहीं है। और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, 83 के अनुच्छेद 83 के 1 में बोला गया है। बताइए अगला, एक विधेयक जो सांसद में प्रस्तुत किया गया है ना, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी विधेयक है तो उस पर जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है, जब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 107 के तहत होता है। ये भी याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 107 में जो है साधारण विधेयकों संबंध में प्रावधान उपस्थित है ना। और अनुच्छेद 111 में क्या है, तो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध या उपबंधित है। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया। सीमा सुरक्षा बल BSF इसको बोलेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना कब होता है, तो 1965 में होती है इसकी स्थापना। कब, 9 अप्रैल को, है ना। आंसर तो हमारा ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और BSF का कब होता है। ये जो थी सीमा सुरक्षा बल के, और BSF का भी 1965 में होता, तो वो होता कब है, तो ये इसका होता है 1 दिसंबर 1965 को, है ना। और ये है सीमा सुरक्षा बल। अगला बताइएगा, जो 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की जो अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में BSF की स्थापना किया गया था 1965 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो ये कौन होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 70 के तहत बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आंसर क्या बनेगा, राज्यसभा। भले जो जैसे उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। बताइए, भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील जाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, भील जाति महाराष्ट्र में। आंसर डी बन जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किनको संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति को। आंसर ए बनेगा, किनको, राष्ट्रपति को। यह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 217 के 1 के ए के तहत, है ना। अनुच्छेद 217 के 1 के तहत जो है राष्ट्रपति को वो करेंगे अपना त्यागपत्र। अगला प्रश्न बताना है आपको कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना है, तो 22 है टोटल। ऑप्शन डी बनेगा। और यह 22 दिसंबर 2003 को लोकसभा ने 4 भाषाएं जैसे मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी इसे जोड़ करके 8वीं अनुसूची में शामिल करके 92वें संविधान संशोधन में सबसे जो सर्वसम्मति से पारित किया गया था। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था, RBI कब बना था। तो आंसर क्या बोलोगे आप, 1 अप्रैल 1935। राइट आंसर ऑप्शन डी,
1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस विषय के अंतर्गत आता है? बताइए किस विषय के अंतर्गत आता है? तो आप बोलोगे संघ सूची के अंतर्गत। आंसर ये बनेगा। कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध समग्र कृषि क्रांति से है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति समग्र है। श्वेत क्रांति आपको पता होना चाहिए किससे है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं, दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। हरित क्रांति कृषि मतलब खाद्यान्न उत्पादन से है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता होती है? 1 टन जो है इस्पात बनाने में कितना किलो मैगजीन की आवश्यकता होती है मैग्नीज का? तो आप बोलोगे 10 kg। आंसर सी बनेगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आप बोलोगे सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। कब? तो 2006 से 7 के बीच में किया गया है ना, 2006 से 7 में सुशील कुमार मोदी के तहत, और इनकी मृत्यु भी हो चुकी है 2023 में। विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, बिहार विधानसभा में। देखिए लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? कुल सदस्य का 1/10 होता है। आंसर डी बनेगा। अनुच्छेद 103 के तहत जो है संसद के किसी भी सदन मतलब राज्यसभा या लोकसभा की बैठक के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग उपस्थित का कोरम कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना यानी LIC की स्थापना बताना है आपको कब होता है? तो LIC की स्थापना आंसर ए बनेगा 1956 में होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला बताइए मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो कहाँ का था बताओ? मार्को पोलो आप बोलोगे इटली का था। आंसर क्या बनेगा? डी। मार्को पोलो इटली का निवासी था। वह चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट का ठीक उत्तर का हमें चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कूट के हैं। देखो गांधी, लेनिन है ना, और माओ त्से-तुंग और मार्क्स। तो आइए आंसर क्या बनता है इसका देखते हैं हम लोग। आंसर बनेगा पहले कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है 1883 में। यह वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक थे जिसे मार्क्सवाद के भी नाम से जाना जाता है। और 1917 में रूसी क्रांति उन्हीं के दर्शन में जो है दर्शन का परिणाम था। 1917 में बोल्शेविक जो क्रांति का नेता लेनिन थे, जो 1924 में मृत्यु होती है। इनका कब होता है? तो 1883 में। और इनका कब होता है? 1924 में लेनिन का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नेता थे ये। और महात्मा गांधी का कब होता है? तो आपको पता है 1948 में होता है, 30 जनवरी को, है ना। और उसके बाद जो है ये त्सो तंगू जो है इनके मृत्यु कब होती है? तो 1976 में होता है। और यह क्या थे? तो यह जो थे जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में किए थे इन्होंने। तो आंसर क्या बन रहा है आप देखोगे, सबसे पहले मृत्यु मार्क्सवाद का, फिर लेनिन का, फिर महात्मा गांधी, फिर त्सो तुंग का। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। आगे प्रश्न देखिएगा, पाइथागोरस थे, पाइथागोरस क्या थे बताइए? तो आप आंसर बोलोगे पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन, लेकिन कहाँ के थे? यूनानी थे। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। रेखागणित के मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब था? कहाँ का नवाब था बताओ? तो यह बंगाल का नवाब था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब था। 1717 से 1727 तक इसने शासन किया था बंगाल पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? वो कौन थे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में? मैगलन थे। कब? तो 1480 से 1521 के बीच में इनका जीवन काल रहा है। और समुद्र मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहला व्यक्ति यह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बताइए? तो आंसर क्या बोलोगे आप? आंसर बोलोगे न्यूजीलैंड के निवासी थे। राइट आंसर डी बनेगा। 1953 में गए थे माउंट एवरेस्ट पर। बताइए रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो विषुवत-रेखीय। आंसर ये बनेगा विषुवत-रेखीय। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। अगला बताइए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? तो नियाग्रा जलप्रपात आप बोलोगे सेंट लॉरेंस नदी पे है। आंसर सी बनेगा सेंट लॉरेंस नदी पे।
नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था? तो आप बोलोगे 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। आंसर सी बनेगा। अगला बताना है, जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलोगे जस्ता के लिए। आंसर डी। और ये किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला बताना है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य का सबसे ज्यादा है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का। आंसर डी बनेगा, आंध्र प्रदेश का है। राजमार्ग नंबर जो है 8 निम्नलिखित में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो कौन कौन नगर है? तो आप बोलोगे दिल्ली और मुंबई। आंसर सी बनेगा, दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है राजमार्ग नंबर 8। दिल्ली से आरंभ होकर जयपुर, अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद, बड़ोदरा से होते हुए मुंबई जाता है। अगले बताइएगा आप कि बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी? तो चलाया गया था कब? 1853 ईस्वी में। आंसर डी बनेगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल फैक्ट्री कोच जो है कहाँ है? पेरम्बूर। आंसर बनेगा डी, पेरम्बूर में है। और इसकी स्थापना 1955 में होता है, 1955 में होता है। और बेंगलुरु में जो है रेल के पहिए तथा एक्सल का निर्माण होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल कहाँ स्थित है? भेल कहाँ पर है? तो आंसर बोलोगे भेल भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में है। आंसर ए बनेगा, भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में है भेल। ये महारत्न कंपनियां हैं भेल। निम्नलिखित में से कौन जो है झील कृत्रिम है? कौन सा झील जो है कृत्रिम है? तो आंसर बोलोगे जयसमंद जो है यह कृत्रिम झील है। जयसमंद क्या है? यह कृत्रिम झील है जो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है ना। और डल झील तो आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर में है, जो हिमानी निर्मित झील है। और चिल्का झील तो ये उड़ीसा में है, जो लैगून झील है। और नैकुचिया ताल यह जो है आपका उत्तराखंड में है, ताल से ही मतलब रखता है। और हिमानी निर्मित झील है यह। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी आप बोलोगे तो आंसर बन जाएगा, राइट आंसर है चिनाब नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत आप बोलोगे तो अरावली है। आंसर ही बनेगा अरावली। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो आंसर बोलोगे गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन 333 ईस्वी में चढ़ाया गया था। उस समय जो रोमन गवर्नर कौन था? पोंटियस था। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो वह कौन सी नदी है? आंसर आप बोलोगे नर्मदा। राइट आंसर बोलोगे नर्मदा नहीं निकलती है, नहीं तो घग्गर, कोसी और गंडक निकलती है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? कितने लोग भागीदारी में दिया जा सकता है? तो आप आंसर बोलोगे वो है 3। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? आप आइए देखते हैं हम लोग। उपनिषदों की रचना सबसे पहले हुई है क्या? उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व पहले हुई थी, है ना। उसके बाद है अर्थशास्त्र का रचना। तो अर्थशास्त्र का रचना कब हुआ था? यह 15 अधिकरणों में बांटा गया था अर्थशास्त्र को, है ना। इसका वर्तमान रूपी जो है ईसवी सन में शुरू हुआ था। कब हुआ था? ईसवी में हुआ था। अब बुद्ध की पारंपरिक जो निर्वाण तिथि है वह कब थी? तो 486 ईसा पूर्व पहले, मतलब 483 ईसा पूर्व पहले बोल सकते हो। और अशोक का शासनकाल कब था? तो आप बोलोगे 232 ईसा पूर्व पहले। तो कौन सबसे पहले आ रहा है? सबसे पहले उपनिषदों की रचना आ रहा है ना, क्योंकि 1000 से 500 ईसा पूर्व पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। और जो थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 322 ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं यह। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आंसर बोलोगे पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने 185 ईसा पूर्व में
जो अंतिम मौर्य शासक बृहदहत्र की हत्या कर शुंग वंश का स्थापना इन्होंने करा था और शुंग शासक ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न आप देखोगे तो शक काल जो है शुरू हुआ था कब? शक काल कब शुरू हुआ था? तो 78 ईस्वी में। आंसर बोलोगे, राइट आंसर सी 78 ईस्वी में। दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? दशई, तो आंसर बोलोगे नेपाल का है। आंसर यही बनेगा, नेपाल। नेपाली हिंदुओं के लिए सबसे लंबा मतलब 7 दिनों तक यह महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन जो है माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना किया जाता है। मात्र 7 दिनों का, हमारे यहाँ 9 दिनों का किया जाता है, नवरात्रि। गुप्त राज्य का स्थापना किस सन हुई थी? बताइए किस सन में हुआ था? तो आंसर बोलोगे आप 320 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है किस सन हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो आंसर बोलोगे 1469 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी 1469 में। कहाँ पे? तलवंडी में, जो पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था इनका जन्म। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी है? सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? तो आप बोलोगे सबसे पहले बीजापुर में जो है आदिल शाह का राज्य, ये सबसे पहले घटा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कुतुब जो थे कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा राज्य की स्थापना कब किया जाता है? तो इसका स्थापना किया जाता है 1518 में किया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, तो यह किया जाता है 1510 ईस्वी में। और बीजापुर राज्य का नींव यूसुफ आदिल शाह के द्वारा कब किया जाता है? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा यह 1490 में किया जाता है, 1490 में। और बीजापुर में आदिल शाह का राज्य कब होता है? तो ये 1490 में नींव डाला गया था, है ना। अहमदाबाद में जो है निजाम शाही राज्य, ये इसमें नहीं पता है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है इसका 1490, यानी कि ये जो है सबसे लेटेस्ट है, तो इसलिए आंसर डी बनेगा इसका। अब बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी 1526 में लड़ा गया था, 1526 में। 21 अप्रैल को हुआ था, है ना, जिसमें क्या हुआ था? बाबर जीत गया था। बताइए हेमू को किसने हराया? हेमू को कौन हराए थे? तो अकबर हराए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है हेमू और अकबर के बीच में, कब होता है? 1556 में होता है। देखिए खालसा की स्थापना किसने किया था? खालसा की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह जी किए थे। आंसर ये बनेगा खालसा पंथ, मतलब पवित्र सेना की स्थापना इन्होंने करा था। आगे बताइएगा नादिर शाह किस देश का वासी था? नादिर शाह कहाँ का था? तो आप बोलोगे नादिर शाह फारस का था। नादिर शाह जो था 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसने दिल्ली पर मुगल वंशी मोहम्मद शाह का शासन था उस समय। और नादिर शाह ने ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? तो प्रतिवर्ष सितंबर महीने में किया जाता है। आंसर ये बनेगा। कुमायूं क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? आपको पता होना चाहिए, यह उत्तराखंड में पड़ता है ना। नंदा देवी मेले का आयोजन सितंबर माह में किया जाता है प्रत्येक साल। खरीफ की फसलें की कटाई कब किया जाता है? खरीफ की फसलें की कटाई कब किया जाता है? तो आप आंसर बोलोगे सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। आंसर करेक्ट आंसर बी होगा, सितंबर अक्टूबर में। आगे आते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान एवं गणित के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा के द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? फेरस सल्फेट को ऊष्मा के द्वारा विघटित किया जाता है तो क्या उत्पन्न होगा? तो आंसर बोलोगे Fe2O3 होता है, मतलब फेरस ऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? सोडियम का पता है क्या होता है संकेत? Na, और इसका 11 होता है परमाणु संख्या, और मास कितना होता है? 22 होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन होगा इसका। तो 2 और 8 होगा इसका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब बताओ कि तत्व एक्स परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन करने पर क्या सूत्र होगा? हाइड्रोजन के साथ जब संयोज करोगे तो क्या बन जाएगा? XH4 बन जाएगा यह। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में जो है इलेक्ट्रॉन
भागीदारी करते हैं। कौन करते हैं? तो आप बोलोगे H2O करते हैं। कौन करते हैं? H2O करते हैं। अगला बताइएगा कि 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होंगे? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 16 ग्राम होता है ना? कितना होता है? 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर कितना परमाणु होता है? तो आपको पता होना चाहिए 6.023 इंटू 10⁻³ परमाणु इतना होता है। और हमें निकालना है कितना का? तो इतना का, 100 से। तो ये तो ऑलरेडी 3 है, अब कितना हो जाएगा? तो 6.03 गुने 10⁻21 परमाणु हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा। पानी का अनुभार बताना है। पानी का अनुभार क्या होगा? 18 एवं होगा। आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बताइए, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो आंसर बोलोगे 4। राइट आंसर ये बनेगा। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में तो आंसर बोलोगे सरीसृपी उभयचर के अध्ययन किया जाता है। आंसर सी बनेगा। हर्पेटोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में किसका होता है? तो आप बोलोगे कीटों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का होता है। और इकिथियोलॉजी में मछलियों का होता है। प्लेग्रा रोग, प्लेग्रा रोग विटामिन डैश की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के। आंसर ए बनेगा, विटामिन B3। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप बोलोगे विटामिन B6 के। एनीमिया रोग, जो त्वचा रोग भी बोला जाता है ना। और जीभ का फटना या फिर त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 के कमी से होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बोलोगे पांडु रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो है ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी, इसके सब समस्थानिक दे रखे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक ही कहलाते हैं। सभी के देख रहे हैं ना, 8 ही हैं। अब बताओ, ये दिया गया है हमारे पास क्रिप्टॉन और रिब्डॉन में ये क्या कहते हैं इसे? तो क्या कहेंगे इसको? बताइए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो इसे कहेंगे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक्स। इसका न्यूट्रॉन जो है समान है, इस दोनों को घटाओगे और इस दोनों को घटाओगे तो सेम आंसर आएगी। इस कारण ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अब बताओ, एक एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ा जाता है? कितने तक पढ़ा जाता है? तो आंसर बोलोगे 35 डिग्री से 42 डिग्री तक पढ़ा जाता है। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया है? तो आप बोलोगे पंचम को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चौथा प्लाज्मा है, आपको पता है, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस कंडेंसेट आइंस्टाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ। तो आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सजावटी पौधा कौन है? सजावटी पौधा, तो आप बोलोगे कैक्टस। राइट आंसर डी बनेगा। कैक्टस जो है सजावटी पौधा है। औषधि पौधा कौन है? तो औषधि पौधा है नीम। राइट आंसर क्या बनेगा? बी, नीम जो है औषधि पौधा है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई, तो आप बोलोगे एंगस्ट्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंगस्ट्रम में से लिखेंगे। कोशिका में राइबोसोम का क्या काम है? उसका काम क्या है कोशिका में राइबोसोम का? तो आंसर बोलोगे प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या काम है? कोशिका में सूत्रकणिका का काम क्या है? तो उसका ऊर्जा पैदा करना। राइट आंसर ये बनेगा, ऊर्जा को पैदा करना। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरे के बीच विभवांतर भी उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप जो है समान रहे तो इसे डैश नियम कहा जाता है। इसे कौन सा नियम कहा जाता है? इसे ओम का नियम कहा जाता है। आंसर सी बनेगा।
आपको पता होना चाहिए V इक्वल IR होता है, जहाँ R एक नियतांक है तार का प्रतिरोध। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं जो है निकलती हैं, कितनी जोड़ी निकलती हैं, तो आप बोलोगे 31। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, 31 जोड़ी निकलती हैं। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, आंसर बोलोगे न्यूरॉन। राइट आंसर डी बनेगा, न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है, आंसर ए बनेगा। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर बोलोगे L.E. वॉटरमैन किए थे, L.E. वॉटरमैन। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, L.E. वॉटरमैन किए थे। और डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल किए थे, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल। और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का कौन किए थे, तो आप बोलोगे ये किए थे इयान होलांडल, इयान होलांडल किए थे। और कार्बन माइक्रोफोन का जो है डेविड हॉजेज किए थे, डेविड हॉजेज। नेक्स्ट बताइए, कोशिका में द्रव के आने जाने के नियंत्रण कौन करता है। कोशिका में द्रव को आने और जाने का नियंत्रण करता कौन है, तो आप बोलोगे कोशिका झिल्ली। राइट आंसर डी बोलेगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। अगला प्रश्न बताइएगा कि एक ट्रेन को P और Q स्टेशन के बीच में यात्रा 1 घंटे 30 मिनट के समय लगता है। यदि वह अपनी समय चाल की 5/6 चाल से चले तो P और Q स्टेशनों के बीच की यात्रा में कितने समय लगेंगे, ये हमें बतानी है। तो कितने समय लग जाएंगे, 3/2 गुने 6/5, यानी कितने हो जाएंगे 9/5 घंटे, यानी 1 घंटा 48 मिनट लगेंगे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 48 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, जो 400 अंक विक्रय मूल्य जो है हमारे पास ये 80% पे है ना, तो कितना हो जाएगा 400 के 80% इसका निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 320 होगा ना। यह 320 जो है आपका क्या गया विक्रय मूल्य, 48 रुपये की हानि होता है। 48 रुपये की हानि, तो क्रय मूल्य आप बता कर दोगे, हानि होता है ये 48 रुपये का, तो इसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 368 रुपया। ये आपका CP आ गया, मतलब क्रय मूल्य निकल गया। जब क्रय मूल्य निकलेगा तो हानि प्रतिशत निकाल दोगे। 48 रुपये हानि प्रतिशत है, किस पे है 368 पे है, कितना पूरे 100% पे। बस इसे काट करो, काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 300/23। 300/23 को आप होल में ब्रेक करोगे तो 13 सही 1/23 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है 75,000 रुपये की धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 सालों के लिए उधार लेता है। वह B को 5% के ब्याज पर 3 सालों के लिए उधार देता है, तो कितने हानि हुआ रुपया में, उसको ये बताना है हमें। तो कितना होता है, देखो 75,000 है, बहुत ही सिंपल है। 75,000 है, कितने 3 सालों के लिए, कितना ये करता है 7 और -5, तो 2% हो जाएगा। 7 में से 5 घटा दो, यही ना है, इसका 7 और इसका 5 इसी को ना ये देता है, टोटल बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 75 दिया कितना हो जाएगा, और गुने ये 3 और 7 में से 2 घटा दो 5, 2 और 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, और इधर 75 गुणा कर दो इसे 750 से, मतलब गुणा कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 4500 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना का हानि हुआ उसे 4500 रुपये। A B से 3 गुना अधिक कुशल जो है कर्मचारी है, और इसलिए वह काम को जो है पूरा करने में 20 से 36 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करते दोनों इसी काम को 40% भाग को कितना दिन में कर पाएंगे, ये हमें बतानी है। तो कुशल कार्य है, कितना का रेशियो है इनका 3:1 का। ठीक, अब देखो इनके पास दे रखा है क्या, 3 कामों के लिए जो है x - 36 दिनों ये लेंगे, इक्वल ये x 1 दिनों का है, तो ये करोगे तो 3x और इधर से ये घट जाएगा, यानी 2x इक्वल कितना आ जाएगा 36 आएगा ना, 2 से काटोगे तो 18 आएगा। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है,
अच्छा 3 से तो 36 को भी मल्टीपल करना है ना, हमने तो मल्टीपल ही नहीं करा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये 3x हो जाएगा और इसे करोगे तो 18 और 3 3 9 10, 108 आ जाएगी। ठीक, अब 108 को जो हम लोग काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 54। यह 54 जो हमारे पास आ गया, ठीक, दिन आ गया इतना। अब चलो M1 और D1 पे बनाते हैं। तो एक आदमी 54 दिनों में करते हैं, ओके। वैसा ही 3 और 1 4 आदमी जो मिल के कितने दिनों में करेंगे, बस यही बताना था। तो आइए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। काटो इसे 2 और इसे काटोगे तो 2 और 7, मतलब कि 27/2। 27/2 कौन हो जाएगा बताओ आप। तो 6 एक साथ नहीं, 10 1 11, 20 और 2 22, नहीं 27/2 आ गया। तो हमारे पास, अच्छा ये अभी बतानी थे कि जो अभिष्ट समय निकला है तो D2 निकला हमारा। तो ये जो 27/2 है, इसका 40% ही काम करना है, 40% ही है ना। तो इसका 40% बट्टे 100 करो, 0 से 0, 2 से काटो 2 और 2 से काटो 5, कटने वाली है। 27 दूना 54 बट्टे 5 दूना 10, ये तो कटेगी ही अभी, ये 2 से 2 कट जाएगी, यानी 27/5 आएगी। 27/5 कहने का मतलब कि 25 और 2 27। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि आयत की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। तो वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 15 मीटर है तो आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये वर्ग की भुजा कितना दे रखा है 6400, तो यहाँ पे इसका साइड निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, यह भी 80 मीटर है क्योंकि इसके भुजा के बराबर है। अब आयत की लंबाई निकाल देंगे हम लोग। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 80 और गुने 3/5 है इसके, तो 5 से काटो 16 3 48, यानी 48 जो आ जाएगी आपके पास क्या, तो आयत की लंबाई। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दे रखा है, लंबाई 48 और चौड़ाई 15 दे रखा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 48 और प्लस 15 रखो तो कितना हो जाएगा 63 और 2 हो जाएगा ना। इसे बस आप मल्टीपल कर दो, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, इसे तो आप ही सॉल्व कर लोगे। ये देखो, ये आपको फ्रैक्शन दे रखा है, इसे आप बना ही लोगे इजी में, जिसे हम लोग बटा के जोड़ घटा गुणा कहते हैं। और ये का मतलब क्या है दोस्तों, आप समझ रहे हो, का मतलब यहाँ पे गुणा के लिए बताया जा रहा है ना। तो बस इसे सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर जो आएंगे दोस्तों ये रहेंगी 15। राइट आंसर है, सॉल्व करें और इसका आंसर 15 लाए। अगला बताइएगा कि एक आयत कार कमरे का क्षेत्रफल जो है कितना है 60 मीटर स्क्वायर है और परिमाप जो है 34 मीटर है। तो आयतकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो उस वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, एल बी दे रखा है कितना 60 दे रखा है, और इसकी परिमाप कितना दे रखा है 34, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 34 है ना। तो इसे काटोगे तो यानी 17, एल प्लस बी 17 दे रखा है और एल बी कितना 60 दे रखा है। तो क्या हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए आइए इधर हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं रफ में। देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एल प्लस बी 17 आ गया है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2LB, इतना कर सकते हैं हम लोग। ओके, इतना करोगे ये कितना के बराबर है 289। क्यों होगा, बिकॉज जो हमारे पास दे रखा है 17, उसका होल स्क्वायर मैंने बताया है, एल प्लस बी का वैल्यू होता है 17, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 289 है ना, माइनस 2 इंटू 60, इतना लिख सकते हैं। तो विकर्ण हमारे क्या हो जाएंगे, तो विकर्ण हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर में 289, 17 का होल स्क्वायर माइनस 120 होगा ये वाली। तो अब इसे घटा दोगे कितना आ जाएगा 169, 169 का कितना होता है 13, ये 13 आ गया। तो वर्ग का परिमाप आप निकाल दोगे, परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 और गुने 13 52 मीटर। आंसर क्या बन गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है 63,800 की धनराशि को ए और बी के बीच जो है 4:7 के अनुपात में बांटा जाना है। बी के हिस्से में कितना धनराशि आएगा ये हमें बताना है। तो बी के हिस्से में कितना धनराशि आ जाएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है कि जो दिया है धनराशि 63,800 रुपया,
टोटल को ऐड कर देंगे, जो रेशियो है 7 और 4 11 हो जाएगा। और किसका निकालना है, बी का, तो 7 है, इसको काटो 5 टाइम में और इसको काटो 8 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 5800 और गुने 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा 40,600। आंसर देखते हैं, 40,600 है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा, 40,600। देखिए कह रहा है कि कोई राशि जो है 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाने पर 4 साल में जो है 29,282 हो जाती है। उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये हमें बतानी है। तो कितना प्राप्त होगा, आइए यहाँ पे बना के देखते हैं हम लोग। कितना है, 29,282 है ना। कितना कह रहा है, 10% की वृद्धि, यानी कि क्या हो जाएगा 100/110। कितने टाइम्स होगा, तो 4 सालों के लिए 4 टाइम होगा। ये गुणा करोगे आप 4 टाइम, ठीक है। तो टोटल पता है वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, हम लिख देते हैं। टोटल आप बनाओगे तो 20,000 इसकी वैल्यू आएगी। ओके, अब जब साधारण ब्याज हमको निकालना होगा, तो ये 20,000 निकला, मूलधन निकल गया हमारे पास 20,000। जब मूलधन निकल गया तो क्या हम यहाँ साधारण ब्याज नहीं निकाल लेंगे, जो 40,000 हमारे पास दे रखा है, गुने 100 और गुने 5/100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यानी कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 हमारा आ गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट बी बन गया। आगे नेक्स्ट बताना है, सीता और गीता स्थान जो है बी तक पहुंचने के लिए स्थान ए से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 90 किलोमीटर है। सीता की चाल गीता से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। गीता स्थान बी तक पहुंचती है और तुरंत वहां से वापस मुड़ जाती है। वह सीता की स्थान बी से 15 किलोमीटर पहले मिलती है। सीता को स्थान बी से 15 किलोमीटर पहले मिलती है, तो गीता की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, हमें बताना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा। मान लेते हैं गीता की चाल x है और सीता की कितना हो जाएगा x-3, क्योंकि उससे धीमी है। हमने गीता का माना है, ठीक है। गीता का क्या है, तो x, और सीता का क्या है, तो सीता का x-3 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम देखेंगे तो 90 किलोमीटर है, पहले मिल जाती है 15 किलोमीटर पहले। कौन मिल जाती है, सीता, x-3 इक्वल 90-15 यहाँ पे गीता। अब इसे सॉल्व करते हैं, 90 में से 15 घटाओगे तो 75/x-3 इक्वल 75/x। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको इससे इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 21, पूरे काट उठ के हम बता रहे हैं, 31 और 63 इक्वल 15x। अब इसमें से घटाओगे तो 6x इक्वल 63, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10.5। काटोगे तो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो 10.5 कौन है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला बताइए कि 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है, यदि बीच में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग हमें बताना है कि क्या होगा। पहली 6 संख्याओं के आइए निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं 5वीं तथा 6ठी के बीच की संख्या क्रमशः x प्लस x प्लस 1 है। पहला x और 6ठी जो है x प्लस 1 है, ठीक। अब x और x प्लस 1 को ऐड करते हैं तो ये कितने के इक्वल में आ जाएगा, तो यह 2 और गुने 13.5 के इक्वल में आएगा ना। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। तो पहली संख्या हमारा क्या है 9, दूसरी 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारी टोटल संख्या है। तो पहली 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल 69, तो हमें जोड़ के ही तो बताना था, तो राइट आंसर डी बन जाएगा। बताइए यदि 315 किसी संख्या को 5/4 का, है ना, 7/8 है, तो उस संख्या का 5/9 होगा। देखो कह रहा है कि कोई संख्या हमने x ले रखा, इस x का 5/4 का 7/8 कितना है 315, ठीक है। अब इसे काट के देखो, कटने वाला है नहीं, तो 35 ऊपर आ रहा है, यानी x इक्वल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 315 गुने 4 गुने 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 5 गुने 7 होगा ना। तो इसे काट के देखते हैं हम लोग 5 से, 5 छक्के 30, 5 3 15, 7 से काटो 9 टाइम में। अब क्या क्या आ गया हमारे पास 9 गुने और 8 चौका 32, यहाँ पे कर दो इससे गुणा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 288। तो आंसर 288
88 आ गया हमारे पास, 288। ओके, अब जो है ये 288 उस संख्या का 5/9, तो 5/9 करो, इसी संख्या का ना, 9 से काटो इसको, कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये कटेगा आपके पास 1, और ये भी टोटल काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 160। तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन डी। बताइए 56 छात्रों के 56 छात्रों के औसत अंक 60 है, इनमें से 29 अंकों के बजाय 92 अंक की एक गलत प्रविष्टि के शामिल है, तो सही औसत हमें बतानी है कि क्या होगी। तो जो अभीष्ट हमारे पास औसत है, जो हमारी अभीष्ट औसत है वो कितनी है, 60, और प्लस जो है 29 माइनस 92 बट्टे 56, यही है ना, तो घटा दो इसमें, कितना हो जाएगा 60 और माइनस 63 बट्टे 56 होगा ना। अब देखो जो 60 है हमारे पास, 60 माइनस 9/8 होगा, इसे काटोगे तो ठीक है 9/8 है, इसे 9/8 को डिवाइड करोगे तो 1.125 है, 60 माइनस 1.125 है, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 58.875 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 58.875, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी और सी मिलकर कार्य को कितना भाग जो है 1 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों में कर सकते हैं, बी और प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना है, तो 20 और 1/40, यही है ना। तो घटा दोगे कितना आ जाएगा 40, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, मतलब 40 है। तो आंसर क्या बन जाएगा 1/40, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताइए, यदि वृत्ताकार की त्रिज्या 17% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आपको पता है, बहुत ही सिंपल बना दोगे, ये भी फॉर्मूला पे 17 + 17 और प्लस 17 × 17/100, यही ना। तो 17 17 34 हो जाएगा, और 17 का क्या होता है 289, और डेसिमल कर दोगे तो 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, 36.89 आंसर बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है ना, पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपया जमा करता है, वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितना राशि का लाभ होगा, ये हमें बतानी है। तो कितना रुपया की उसे लाभ होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पहले कुल धन कितना है 2800 रुपया, 2800 के वो क्या कर रहा है, तो 20% कर रहा है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। तो करेंगे हम लोग 100 + 20 यानी 120/100, कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए था। प्लस हम क्या कर देंगे इसमें, प्लस कर देंगे 2800 गुने 120/100, ये 1 साल। ओके, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2800 इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 6/5, 120/100 है, तो इसका होल स्क्वायर, यानी सीधे लिख देते हैं हम लोग ऐसे, 36 लिख सकते, चलो स्क्वायर रखो, प्लस में इतना ही है 2800, और कितना है 6/5 है, इसमें कॉमन कर लेंगे हम लोग 2800, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच जाएगा कि 6/5 और गुन्ने 6/5 + 1, यही ना बचेगा, यदि 2800 को हम लोग कॉमन करते हैं तो। ठीक, अब देखो काट के कटने वाली है कोई तो बताओ, तो ये 5/6 और ये बन गया 11/5 है ना, गुन्ने 6/5 और गुन्ने 2800, यही ना है। इसे काटते हैं हम लोग, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 112 गुन्ने 6 गुन्ने 11, तो टोटल आ जाएंगे आपके 7392, कितना आ जाएगा 7392। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 7392 नहीं होगा, बल्कि 2800 में 2 सालों के गुना करेंगे तो 5600 इसमें घटा देंगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1792, ये आपकी ब्याज आएंगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने में 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने में 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या होती, ये आपको बताना है। तो चलिए कुल दूरी कितना है x,
कुल दूरी जो है x प्लस 8 घंटे ये और ये 4 घंटे, टोटल 12। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको 60 × 8, है ना। तो टोटल हो जाएगा x इक्वल हमारे पास 60 × 8 ये आ जाएगा 12, ये चला जाएगा 12 यहाँ पे गुणा में, 12×5 = 7 यानी 8×5 = 40 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल थी। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य जो है 1000 रुपये और बच्चे की टिकट का मूल्य 500 है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा जो है निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क हैं और 5 बच्चे हैं तो उस समूह में कितने छूट मिलेगी, ये हमें बतानी है। कितना का छूट मिल जाएगा, तो 17 वयस्क के लिए कितना है 17/2 यानी 8.5, अर्थात 8 बच्चे निःशुल्क जा सकते हैं। तो कुल छूट जो है 5 बच्चों का टिकट मूल्य जो है 5 × 500 यानी 2500 रुपये। तो कुल हमारा विक्रय जो टिकट मूल्य होगा वो कितना होगा 17 × 1000। चलिए सर 17 और गुने 1000 यानी कितना हो जाएगा 17 × 1000 और प्लस जो आपके 5 बच्चे के लिए है वो कितना होगा 2500। 2500 क्यों, क्योंकि 5 × 500 था तो इसलिए 2500, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19,500 रुपये। और छूट कितना के मिल रहा है किस पे 2500, वही ना 5 बच्चों के लिए 2500 पे कितना, ये टोटल 19,500 पे मिल रहा है। और गुने बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और काटो जो कटने वाली होगी, तो आप बोलोगे 12.82% की उसको छूट प्राप्त होती है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा को 12 घंटा लगाते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पता चलेगा कितनी थी। औसत चाल क्या होगा 2 × प्रथम वेलोसिटी × सेकेंड, और यहाँ पे प्रथम और प्लस सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए बस इस पे रखते हैं, कितना है 2 × 50 और गुने 10, यही ना 50 और 10 जोड़ोगे तो 60, काटो इसको 0 से 0, 2 से 3 यानी कितना आ गया 50/3, 50/3 जो है किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, समय गुने औसत चाल होता है तो 50/3 और गुने 12 हो जाएगा, काटो 4 से, तो ये 4 × 5 = 20 और 1 0 यानी 200 किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2 से डिवाइड कर दो यानी 100 किलोमीटर। ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी बनेगा। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 1190 रुपये प्रति केजी के दर से अखरोट बेचता है और 10% की हानि वहन करता है। अब उसे जो है 1249.5 रुपया प्रति केजी से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम होगा। क्या इसका परिणाम होगा, तो अखरोट का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 1190 या गुने 100/100, 100 में से 10 घटा दोगे 10% हानि हो रही है तो 90, काटो इसको, कटेगी तो काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 11,900/9 आ जाएगी। अब हानि जो है हमारे पास 11,900/9 में से कितना घटा दोगे, यही ना 1249.5, तो इतना घटाओ, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 9 होगा। 11,900 में से 11,245.5 यानी घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 654.5/9 ये आएगा। अब जो हमारे पास ये हानि आया तो प्रतिशत में ही निकाल लोगे, तो 654.5/9 गुने 100 बाई कितना हो जाएगा 11,900 और बट्टे 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो है, 2 जीरो से कैंसिल कर दो। अब इसे काटो, इसको तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 5.5% आएगा आपका हानि। 5.5 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हानि है, राइट आंसर बी। अगला बताओ, कह रहा है कि अमल जो है भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर वह काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं कितने दिनों में। जो अमल है वो भैरव की क्षमता का 5:1 है,
ठीक है, 5 गुना है इसलिए। और अमल जो है भैरव के समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 होगा। तो दोनों जो है, मान लेते भैरव x दिन में, तो अमल कितने महीने करता है, x - 48 दिनों में। यहाँ पे बनाते हैं, भैरव जो है, भैरव कितने दिनों में, x दिनों में, तो अमल कितने दिनों में कर लेता है, x - 48 दिनों में कर लेता है। तो x - 48 दिन जो है इसका बाई एक्स इक्वल 1/5 होगा। तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5x - 240 इक्वल हो जाएगा आपके पास x, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि 4x और इसे डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 छके 24 यानी 60। तो अमल जो है काम खत्म करेगा x - 48 दिनों में, है ना। तो x की वैल्यू 60 है, 60 में से 48 घटा दोगे कितना, 12 दिनों में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये 12 और ये 60। तो देखो 60 और 12 एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये एक टाइम में, ये 5 टाइम में, यानी 6 से काटो, यानी 10 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है क्या कि 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उसी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कितनी है इसका देख लेते हैं दूरी। देखो ये फिगर है, यहाँ पे दे रखा है ये जीवा, ठीक, और यहाँ पे भी एक जीवा है ना। और ये जो आपके पास फिगर है इसी को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ये ओ है, ठीक है, और ये 15 है, और टोटल जो है ये कितना है, 20 है। ओके, टोटल कितनी है, 20 है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बताने के लिए ऐसे ड्रॉ करे हैं। और ये कितनी है, तो ये 20 है, जीवा बोला गया है ना। अब देखो कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है इस सभी का नाम रखना होगा आपको, पी और क्यू। इसे आप नोट कर लीजिए ताकि इसका बार बार हम इसे नोट करके थोड़ी बताते रहेंगे। देखिए एन और एम, ओके, और ये है ए एंड बी, क्योंकि जब इसका नाम लिखेंगे तो आप कहोगे किधर से नाम आ गया, तो इस कारण मैंने ये बता रखा है। ओके, जब ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 20, यानी टोटल ये आपकी हो जाएगी 40। ओके, अब देखो यहाँ से हमारे पास जो है आर्क ओ ए कहाँ पे है, ओ ए जो रेडियस है ओ ए, इसे निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, तो एम, ए एम और ओ, इसका क्या ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक क्या है, हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए दोनों को ट्रिपल एच करेंगे ना, 15 का होल स्क्वायर और प्लस 20 का होल स्क्वायर। आइए निकालते हैं हम लोग, ओ ए निकालोगे तो आपके पास 15 और प्लस 20 का दोनों का होल स्क्वायर, तो 400 और प्लस 225, तो कितना हो जाएगा, 625, यानी कितना हो जाएगा, 625 25 का होता है, तो 25 निकल गया हमारे पास ओ ए। ठीक, अब आते हैं हम ट्रायंगल पी ओ एन में। जो पी ओ एन था ऊपर में जो था उसमें निकालोगे, इसमें भी पी एन फाइंड करोगे तो इसमें भी सेम वही पाइथागोरस रूल लगेगा ना। तो इसमें 25 का होल स्क्वायर माइनस 20 का करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 225। तो 625 में से 400 घटा दोगे तो 225 ही ना बचेगा। 225 कितना का आता है, 15, तो पी एन निकल गया 15। अब जीवा जो है हमारे पास पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, पी और क्यू का वैल्यू। पी और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का जब वैल्यू 15 निकल गया तो दूसरा का 15 दूना 30। आंसर देखो 30 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक आदमी की भर्ती प्रक्रिया में जो है चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 जो है कम ने आवेदन किया होता और 90 कम चयनित होता तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, कितना उम्मीदवार किए थे, तो हम मान लेते हैं चयनित छात्र जो है 6x है और अचयनित कितने हैं, 1 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पे दे रखा है रेशियो इसलिए 6x लिए हमने, है ना। अब जो है कुल छात्र कितने हैं, तो 7x तो टोटल है, 7x उसमें कम कितने हो जाते हैं, 90, और चयनित छात्र कितने हैं, 6x है, इसमें कम कितने हो जाते हैं, 30। चयनित छात्र बटे कुल छात्र कितने हैं, 8, और प्लस 8 1 9, यही है ना, 8 है, 8 प्लस 1 9 हो जाएंगे। तो जो हमारे पास ये रेशियो दे रखा है यही ना है कि 6x जो चयनित है 6x माइनस 30 और जो अचयनित है ये 7x माइनस 90। बस क्रॉस मल्टीपल करिए इसे, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपके पास क्या बनेंगे कि 54x
-270 इक्वल 56x और -720। इसे करोगे घटा दोगे तो 2 और इसमें घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 450। 450 को 2 से काटोगे तो 225 आ जाएगी। इतने छात्र तो कुल आवेदन किए कितने किए थे, गुने 7 कर दो, टोटल के पूछ रहा है तो 7 से, यानी 1575 किए थे। कुल छात्रों की संख्या कितना आ गया 1575। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसका और इसका मान आपसे पूछा गया है तो ये इजी में डिवाइड कर दो। इसका डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा इसको गुना करना है का से, है ना। इधर जो सॉल्व करोगे इससे गुना कर देना है, तो गुना कर दोगे कितना आ जाएगा आपके पास 16.5। राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। किसी बेलनाकार वस्तु का जो है आयतन दे रखा है 13,860 घन सेंटीमीटर। यदि इसका आधार की परिधि 132 है तो बेलनाकार वस्तु के जो है वक्र सतह का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो 2πr(h) होता है इसका, 2πr होता है ना आधार की परिधि, जो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो 132 होगा, 2 से काटो तो 6 और 6 66 आएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल दो तो 132 मतलब कि 66, क्योंकि 132 66 और 22 ऊपर में 7 चल जाएगा, काटो इसको 3, यानी 21 आ गया हमारे पास आर। रेडियस कितना आ गया 21। जब रेडियस 21 आ गया तो आयतन कितना निकाल लेंगे बेलनाकार की, πr² होती है, πr²h। पाई की वैल्यू 22 तो आर की वैल्यू 21 और इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखा है। और टोटल हमारे पास आयतन दे रखा है 13,860 रखेंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एच कितना निकल जाएगा 10 काटे हुए, तो एच की वैल्यू 10 और 21 आ गई थी आर की वैल्यू हमारे पास। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2πr(h) होता है, तो 132 तो दे रखा है ना, 2πr की वैल्यू और गुने एच की वैल्यू 10, तो करोगे कितना हो जाएगा 1320। आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। अब आते हैं मानसिक क्षमता और जांच में, रीजनिंग को देखते हैं। देखो वीएस लक्ष्मण क्रिकेटर है, ध्यानचंद क्या है हॉकी प्लेयर है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। दिए गए विकल्प में हमें आकृति को चुनना है। देखो कौन सी आकृति इसमें आएगी बताना होगा आपको, तो बताइए इसमें कौन सी आकृति आएगी। ये भी बताते ऑप्शन ए, नहीं तो ऑप्शन बी ही बनेगा बस। तो आप कौन से बोलोगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है यदि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, तो आपको 280 का वैल्यू पता करना है कितना होगा। देखो यहाँ पे 617 दिया है, 617 में से 342 को घटा दोगे तो कितना आ जा रहा है 275, 275। बस 275 को अपोजिट लिखा गया, 572 लिखा गया है, लिखा गया है ना 572। सेम यहाँ पे इसको घटा के बस उल्टा लिखना है, सेम यहाँ पे घटा के उल्टा, इसको भी घटा के उल्टा लिख दो तो घटा कितना आ जाएगा 198। 198 का उल्टा 8 से स्टार्ट होना है, 898 891 891, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। मनी को 77 लिखा जाता है, ठीक है, वैसे ही कैपिटल को 67, तो उसी कूट भाषा में एसेट को क्या लिखेंगे हमें बताना है। तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग। देखो एम को क्या लिखते हैं हम लोग, एम 13, ओ को 15, एन को 14, ई को 5 और वाई को 25, सभी को ऐड करेंगे तो 72 आ रहा है। 72 और टोटल नंबर कितने हैं 5, इसमें 5 जोड़ दो 77 आ गए। वैसे ही सेम इस सब को ऐड करके टोटल नंबर कितने हैं 6, 6 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 67। वैसे ही सभी को ऐड करो तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 62। 62 में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5, तो 67। आंसर कितने बन जाएंगे इसका 67 बोल रहे हैं, इसका टोटल जो है 64 आ रहा है ऐड करने पे, और 5 जोड़ दोगे तो 69। आंसर ए बन जाएगा ना, राइट आंसर ए। अगला देखिए कह रहा है क्या, एक सीट को मोड़कर जो है 7 दिखाने वाली, सीधे हम लोग को आंसर देखते हैं, सीधे 7 दिखाने वाली विपरीत का हमें बताना है कि उसका विपरीत कौन होगा। देखो कौन होगा, देखो इसका ये होता है, ठीक, इसका ये होता है और इसका ये होता है, तो 7 का अपोजिट बता दो कौन होगा। तो 7 का सीधे दिख रहा है 4, यानी ऑप्शन देखें हम लोग 7 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बताओगे डी होगा, 7 का 4। नेक्स्ट बताओ, एक कूट भाषा दिया गया है जिसमें जेल को 304 है ना, और लॉन को 232, तो नेवी को कैसे लिखेंगे। अब देखो एल का यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 था और इसमें
मात्र 3 ही वर्ड लिखा गया। वो कैसे हुआ है तो देखो, सभी का प्रॉपर जो नंबर होता है इसका अपोजिट नंबर, जी का अपोजिट कितना होगा 17 होगा, क्योंकि 10 पे आता है तो 17, ए का 26 है ना। वैसे बताना अपोजिट को ऐड करने तो 76 आएगा। 76 को 4 से मल्टीपल करोगे तो 304 आएगा है ना, क्योंकि 4 नंबर है टोटल। यहाँ पे भी सब इसके अपोजिट को ऐड करो तो कितने आ जाएंगे 58। टोटल नंबर कितने हैं 4, 4 से गुना कर दो आ जाएंगे आपके 232। वैसे ही यहाँ पे भी सभी का अपोजिट कर दो आ जाएंगे 46। 46 का 4 टाइम्स करो तो 24 और 16 और 2 18। तो आंसर कितने बन जा रहे हैं 184, ऑप्शन नंबर ए। आगे बताना है आपको, इसमें सबसे अलग बताना है, विषम को चुनना है। तो विषम इसमें कौन है तो आप बोलोगे इसमें सबसे विषम जो है 263 है। कैसे, क्योंकि अन्य सभी विकल्प प्रथम और अंतिम अंकों का योगफल के बीच का अंक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 और 1 7, 2 1 3, 7 2 9 है ना, बट इसमें नहीं, 3 और 2 5 होना चाहिए, 6 है। इसमें बताना है त्रिभुज कितने मौजूद हैं, काउंट करना होगा आपको। इसे पॉज करके काउंट करिए और बताइए कितने त्रिभुज हैं इसमें। आप काउंट करेंगे तो टोटल आएगा 28 त्रिभुज, आंसर ए बनेगा। अगला बताना है, उस विकल्प का चयन कर जो नीचे दी गई आकृति को अंतर्निहित करती है। तो आइए देखते हैं कौन सी इसमें अंतर्निहित है, बताइए। सीधे दिख रही है इसमें ट्रायंगल है, आंसर डी बन जाएगा। बताइए नेक्स्ट, कह रहा है क्या इसका दे रखा है ये, इसका ये दे रखा है तो आपको बताना है मिल्टन का क्या होगा। फिंगर का दे रखा है, मार्केट का दे रखा है, तो आपको बताना है मिल्टन का क्या बनेगा। अब देखो ये कैसे बनाया है, यहाँ पे एफ है तो एफ से क्या है 15 लाया है। एफ का होता कितना है 6, लेकिन लिखा कितना है 15, चलो कोई बात नहीं। और आई, आई का वैल्यू कितना लिखा है तो आई का वैल्यू 23 लिखा गया है, ठीक है ना। और एन की वैल्यू कितनी लिखी गई है तो पता है ये कैसे हुई है, ये 9 और 6 15, फिर 9 और 14 जोड़ के 23, मतलब कि दो दो लेटर को, जैसे एम और आई, ये 9 है, आई और एम जो है 13, इस दोनों को ऐड करा गया है तब लिखा गया है ना। तो आप समझ रहे हो कितना है 22, 22 से स्टार्ट होने वाली, ये तो 21 से होगा नहीं, ऑप्शन अब के पास 3 बच गए। फिर एल और आई को जोड़ना है, मतलब 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बस आपके बी बच गए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ऐसे आपको बनानी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 13 288। देखो 11 गुने 13 करोगे, ठीक है, अब गुने 2 गुने प्लस 2 करोगे तो पता है कितना आ जाएगा। 11 गुने 13 करोगे तो 143, 143 में 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 286। तो 286 में 2 ऐड करोगे तो 288। सेम यहाँ पे आपको कौन सी उठानी होगी तो 7 इंटू 11 है ना, इसे आप करोगे तो एकदम फुलफिल करेगा, राइट आंसर बी होगा। अब बताना है वर्षा जो है जून में होता है, वर्षा जून में होता है, सप्ताह जो है गुरुवार में होता है, राइट आंसर गुरुवार में सप्ताह जो है सप्ताह में गुरुवार होता है, आंसर सी बनेगा। अगला बताइएगा, यहाँ पे अरेंज कौन होगा तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद होता है मैट्रिक की परीक्षा, तब करेंगे हम लोग इसमें क्या उच्चतर माध्यमिकता, उसके बाद होगा स्नातक, तब स्नातकोत्तर, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है यदि 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था तो हमें बताना है कि 19 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो कौन सा दिन हो जाएगा 18 अक्टूबर 2011 को रविवार, और 18 अक्टूबर 2012 को रविवार प्लस 2 को ऐड कर देंगे तो यानी मंगलवार। 19 सितंबर 2012 को क्या हो जाएगा 18 प्लस 11 बट्टे 7, शेषफल 1 बचेगा, यानी कि मंगलवार में से 1 घटा दो, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा सोमवार। अब बताओ यहाँ पे शब्दकोश के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या होगा, कौन सा अरेंजमेंट होगा। शब्द को आप डिक्शनरी आप देखते होगे, आपको पता होगा। तो सबसे पहले टीजर आता है, इसमें देखोगे, इसमें तो टीजर, क्यों TRE आपको पता है कैसे ये सॉल्व होगा, तो आंसर इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा। अब बताइए, एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इसका किस प्रकार लिखेंगे ये हमें बताना है। किस प्रकार लिखेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये लिखता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा। देखो ये कैसे लिखा गया, ई को डी लिखा है, यानी क्या कर रहा है ई को डी नहीं लिखा है बल्कि यहाँ से
आप देखोगे तो डी से डी, ठीक है, फिर ई के बाद ई है, ठीक है, फिर टी के बाद टी है, मतलब पीछे से ये स्टार्ट करा है, तो आप भी पीछे से स्टार्ट करो, वाई फिर ई, वाई ई एल एन आई के, पहला ही आपका आंसर बन गया, राइट आंसर ए। अगला बताइएगा, इसमें लुप्त संख्या भरना है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पे लुप्त संख्या में, तो देखोगे आप 7 × 7 49 होता है ना, 49 को जस्ट आप अपोजिट कर दो, पलट दो अंक को, तो 94 हो जाएगा। ये 8 छक 48, 48 को पलट दो, और ये कितना हो जाएगा 99, इसमें पलटना ही नहीं है, तो 99 का 99 ही रह जाएगा, तो आंसर 99 वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब बताओ इसमें कितने बटन और बोतल दोनों हैं, आरेख में कितने बोतल है ना और कितने बोतल और बटन है, ये बोतल है और ये बटन है, तो कितने हैं बता दो आप, तो आप बोलोगे बस 5, क्योंकि वो तो घड़ी में भी है 2, तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। देखिए बोला गया है इसमें कि क्या अरेंज करोगे, तो इसे ना आपको रीड ये करना होगा, एक पूरे काउंट करना होगा, उसके बाद काउंट करके सेपरेट वाइज में डिवाइड करना होगा, आप भरोगे सी तो पूरी तरह से फुलफिल कर जाएगा, राइट आंसर सी। अब देखो आप जो है दक्षिण दिशा में चलते हैं, ठीक है, बाएं मुड़ जाते हैं, ओके, आप फिर से जो है बाएं मुड़ते हैं और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं, आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है वो पूरब दिशा है दोस्तों, आंसर ही बनेगा। आकृति का चयन करें, जो नीचे दी गई आकृति को श्रृंखला के अगली पद आएगी, ये बताना है आपको, तो अगली पद क्या आएगी बताओ इसमें, देखो और बताओ यहाँ पे आकृति को कौन सा अगली पद आएगी। देखिए यहाँ से इधर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से जस्ट ये मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 स्टेप चला है, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो 2 स्टेप चला है, यहाँ से आप देखोगे 1 स्टेप चला है, यानी कि 2 स्टेप चलेगा ही चलेगा, मीन्स यहाँ पे ऐसे आएगा, नेक्स्ट जो आएगा ये ऐसे वाला आएगा, तो कौन है, ना ही ये है और ये भी नहीं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट बताइए, सौरभ की माँ अजीत की इकलौती बहन है, अजीत की इकलौती बहन की बेटी है, रीतिका अजीत का पोता है, तो ऋतिक सौरभ से कैसे संबंधित है, बताओ कैसे संबंधित है, तो उसका चचेरा या मौसेरा ममेरा भाई लगेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है यहाँ पे दर्पण दिया गया, इसका अपोजिट बताना है, कौन सा फॉर्मेशन होगा, देख लिए यहाँ पे, अब बताइए इसमें कौन सी बनेगी फॉर्मेशन, तो फिर से आपको दिखा देते हैं, चलो इसमें बताओ कौन सी फॉर्मेशन होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी फॉर्मेट इसमें ऑप्शन बनेगा। अगला बताइएगा कि फ्रेंच जर्मन स्पेनिश भाषाएं, बताओ कौन सा होगा इसमें करेक्ट, तो आप बोलोगे फ्रेंच जर्मन, ये सभी जो है क्या है भाषाएं ही हैं, तो सभी अलग अलग भाषाएं हैं, आंसर क्या बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, सभी के अंदर में है भाषाएं अलग अलग। अब बताओ अगला, यहाँ पे बताना है पेपर फोल्डिंग है, कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा, यहाँ पे देख लो कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो आप बोलोगे इमेज जो ये बन रही है ये टोटल ऐसे आ जाएगी ना ऐसे, तो ये ऑप्शन नंबर यही बनेगी, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, देखो ए से डब्ल्यू 4 घट रहा है, एस से जो है ये कितना 4 घट रहा है, फिर यहाँ से आप देखोगे तो 4 घट रहा है, तो यहाँ से 4 घटा 15 में से 4 तो 11, 11 से कौन है सभी स्टार्ट है, मतलब 11 से के आता है, ओके के रखो, जस्ट इसके बाद बी से एच कितना बढ़ रहा है, तो 6, फिर यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये 26, यानी कितना हो जाएगा आपका जेड वाला बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे कि थर्मामीटर तापमान सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है, तो सिस्मोग्राफ भूकंप से है, आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे बॉटम का लिखा गया 85, तो ड्रम का क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा गया है, ये सभी बी का 2, ओ का 15, टी का 20, 20 15 और 13 सभी को ऐड करो कितना आ जाएगा 85, सभी को जोड़ने पे 85, वैसे ही इसको जोड़ दो, 4 8 22 और 21 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और फिर इसमें 13 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 56, आंसर नंबर राइट आंसर सी। अब यहाँ पे देखिए सही बनाने के लिए इनमें कौन दो चिन्हों को एक दूसरा परस्पर हमें बदलना होगा, तो यहाँ पे आपको बल्कि व्याप्ति सॉल्व करना होगा बाई ऑप्शन उठा करके, यहाँ इसे रखे इसे या फिर इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको लेकर के, ओके, तो ये उठाओ ऑप्शन नंबर सी और इससे आपको करेक्ट बनेगा, तो राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखोगे तो इसमें कौन सा
इमेज फॉर्मेट होगा ये समतल दर्पण है। आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने और ये देखिए इमेज फॉर्मेट है। बताइए ये कौन सी बनेगी, तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या कि दो संख्याएं जो अंक को नहीं आपस में बदलने पर समीकरण का मान होगा क्या। तो बताइए क्या मान होगा इसका। देखो ये जो हमारे पास 14 और 21 है ना, इसे हम क्या करेंगे, 14 और 21 को, 14 और 21 जो है हमारे पास जस्ट इसको अपोजिट, पहले इसको ये और इसको ये, मतलब यहाँ पे 14 और यहाँ 21 रखेंगे। ठीक है, बस ये आप रखोगे ना, तो आपका आंसर पता है कितना आ जाएगा। आपका आंसर आएगा राइट आंसर डी। इसमें विषम संख्या बताना है आपको कौन है, तो विषम संख्या कौन है बताइए। विषम संख्या 327 है। वो कैसे, तो अन्य सभी विकल्पों में प्रथम अंक का वर्ग करने पर अंतिम दो अंकों का संख्या प्राप्त होता है। ये 6 का करोगे 36, 5 का करोगे 25, 4 का करोगे 16, लेकिन इसमें करोगे तो नहीं, तो आंसर डी बन जाएगा। अब देखो ये बताना है अगली संख्या क्या आएगी। 51 से 55 कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। ठीक, यहाँ से 4, यहाँ से कितना बढ़ गया, तो 9, यहाँ से कितना 16। आप समझ रहे हो किसका, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, ऐसे बढ़ रहा है ये। तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से बढ़ा दो 36, तो 105 और 36 बढ़ा दोगे तो 41। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको, यहाँ पे दे रखा है क्या, यदि सब 3 प्रकार के से समान है, हालांकि एक 3 में से समान नहीं है, वो कौन है आपको चुन के बताना है सभी से अलग। तो वो कौन सबसे अलग है, तो बताओगे आप ऑप्शन नंबर डी ढाका। क्यों बोलोगे, क्योंकि डॉलर, रुपया, यूरो जो है ये सभी क्या है, किन्हीं देश की मुद्रा का नाम है, लेकिन ढाका जो है यह राजधानी के नाम है बांग्लादेश का। अब बताओ इसमें क्या होगा आगे, इसमें क्या हम लोग फुलफिल करेंगे, तो आप देखोगे क्यू से क्यू गया, टी से टी रह गया और वाई से इधर आ गया, तो सेम यहाँ पे कर दो, ई लास्ट में भेज दो। ई कौन है, बस एक ही है लास्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या यहाँ पे दिए गए विकल्प में से अक्षर और अक्षर को हमें चुनना है अलग। तो आइए कौन सा अक्षर इसमें सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों होगा, क्योंकि सभी विकल्प में अंतिम दो अक्षरों के बीच का अंतर समान है। आप देखोगे तो है ना, इसमें भी जितना है, इसमें भी उतना है, इसमें भी उतना है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर बी बनेगा। अब बताओ इसमें अगली संख्या क्या आएगी। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17 से अगली क्या आएगी, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 घटा दोगे 3, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा दोगे 5, 5 दूना 10, 10 में से 1 तो 9, 9 दूना 18, 18 में से 1 तो 17, 17 दूना 34 में से 1 घटाओगे 33, आंसर ए बन जाएगा। अगला बताइएगा, कथन निष्कर्ष है, कुछ पुस्तकें जो है खिलौने हैं, कुछ पुस्तकें क्या हैं, खिलौने हैं। ओके, कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। ठीक, कोई खिलौना लाल नहीं है, कोई भी खिलौना जो है लाल नहीं है। ठीक, कुछ पुस्तकें लाल हैं, कुछ पुस्तकें लाल हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ खिलौने पुस्तकें हैं, कुछ खिलौने पुस्तकें, ये बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा फरहान बना रहा है, तो आंसर बी करेक्ट होगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि हमें पासे का अपोजिट दो संख्या का मतलब नीचे वाली बताना है, कौन आएगा 2 का अपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से हम लोग क्लॉकवाइज 3, 4 और 6, तो यहाँ पे भी 3 और 5 और 2, तो हमें किसका बताना है, 2 का। 2 का कौन है, 6, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ये। अगला बताइएगा, किसी कूट भाषा में लिखा गया है डायमंड को इतना लिखा गया, गेम को इतना, तो मैंगो का क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है डी को 4 होता है, आई का 8 लिखा गया है। ठीक है, इसका 9, 5 ये जैसे भी लिखा गया है, सेम यहाँ पे भी जी का 7 ए, और देखो ए का क्या लिखा गया 9, 9, तो यहाँ पे भी 9 लिखा गया है ना। एम का क्या लिखा गया है 5, तो हम 5 से स्टार्ट करें, 5, 9, 6, 7, 0। ये देखो 59670 कौन है, 59670, 59670 ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ये बनेगा। इसमें बताना है विलुप्त संख्या कौन है, तो आइए हम लोग विलुप्त संख्या निकाल लेते हैं। कौन है इसमें विलुप्त, तो आप देखोगे 13 का होल स्क्वायर करोगे
प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 169। 169 में 5 जोड़ोगे तो 174। वैसे ही इसका करोगे 289 प्लस 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। वैसे ही 20 का होल स्क्वायर करोगे 400 प्लस 10 410। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, प्रतिशत के दो बच्चे हैं, है ना, और एक ए जो है एट द रेट पत्नी है जो हैज का भाई है, तो एफ जो है प्रतिशत की बेटी है, यू एस की बहन है जो एट द रेट का बेटा है, तो टी हैज का बेटा है जो एक पुरुष है। तो ए का प्रतिशत से क्या संबंध है ये हमें बतानी है। तो इससे क्या संबंध होगा इसका बताओ। ए जो है क्या है पत्नी है किसकी क्यू की, और क्यू भाई किसका है हैज का। ओके, और हैज जो है हैज इससे रिलेटेड कौन है प्रतिशत, है ना, ये फीमेल है प्रतिशत। अब देखो जो इसका बेटा है किसका इसका एट द रेट का जो बेटा है वो कौन है एस है, ठीक है, और इसकी बहन कौन है यू है, और ये जो है टी इसका भाई है टी, और एफ किसकी बेटी है तो प्रतिशत की। तो हमसे रिलेशन किससे पूछा गया था, तो ए और प्रतिशत जो लास्ट वाले है इससे क्या संबंध है। तो क्या है संबंध, इससे संबंध जो है इसका देवरानी से है। आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो खास कूट भाषा दिया गया है यहाँ पे, इसका ये लिखा गया, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखो ए से क्या लिख दिया है सबसे लास्ट, ए से एक्स चेंज करा है, एन से क्या करा है मतलब सभी में 3 घटाया है, ए से आप 3 घटा दोगे तो एक्स, एन से 3 घटा दोगे के, एम से 3 घटा दोगे 10, जी से 3 घटा दोगे तो 4। वैसे ही यहाँ पे सी से हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जेड, तो लास्ट में जेड चाहिए, तो ये होगा नहीं, और 3 बच गए जो देखते हैं हम लोग। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब एस में से 3, 19 में से 3 घटा दोगे तो 16, सभी पी स्टार्टिंग है। 18 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15, 15 सभी में है, ओके। और 9 में से 3 घटा दोगे 6, 6 भी सभी में है। उसके बाद घटाना है ए में से 3 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा एक्स, एक्स क्या सभी में है, एक्स इसमें नहीं है, तो ये कट गया आपका डी, अब बच गया बी और सी। चलो अब आते हैं ये हो गया ए, फिर हम घटाते हैं, हमारे पास है 9, 9 में से 3 तो 6 हो जाएगा। 6 क्या इसमें है, तो बिल्कुल नहीं, तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है रिया जो है पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, ओके, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, फिर जो है दाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। उसके बाद जो है वह बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, ओके, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह जो है बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है, यहाँ तक आ गई, फिर से 8 किलोमीटर चलती है। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर इधर चलती है, आगे की तरफ जाती है 5 किलोमीटर। वह जो है अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो मूल स्थान कौन सा था उसका यहाँ पे था, तो इधर 5 चली और इधर 4, 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 10, 4, 14 हो जाएगा टोटल, यानी आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ अगला, यहाँ पे जो है 3 से 14 से 29, 38 से 51 से 58 से 59, तो अगली क्या आएगी ये बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा आप देख रहे हो 3 से 14 कितना बढ़ा 11, फिर यहाँ 15, फिर 9, फिर 13, 7, फिर 11, फिर 5, ये कैसे हो रहा है, तो आप समझ रहे हो ना, 11 से 15 बढ़ा है ना, पहले 11 यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से 15, 15 जो बढ़ा है 29, अब देखोगे आप 29, 15 बढ़ा है, और 29 से 38 कितना बढ़ा 9 बढ़ा है, 38 से 51 कितना बढ़ा 13, और यहाँ 51 से 58 7, तो यहाँ 58 से जो है आपका 69, 11 गया है, तो यहाँ से कितना बढ़ाएंगे हम लोग, कितना बढ़ाएंगे, तो 7 यहाँ पे जब बढ़ा था तो 7 में से 2 घटा देना है तो 5, यानी 74 हो जाएगा, आंसर डी बन जाएगा। एक लड़की का परिचय कराते हुए आदमी ने कहा, एक लड़की का परिचय कराते हुए मेल ने कहा, फीमेल परिचय करते हुए, वह मेरे पिता की बेटी, मतलब इनके फादर की बेटी है, मेरे फादर की बेटी है, उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखो इनकी बेटी मतलब बहन, बहन की बेटी क्या हो जाएगी तो भांजी, आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर ए।
अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है 3 कथन यहाँ पे दे रखे हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है कथन। कह रहा है कि कुछ ट्रैक्टर जो है नावें हैं, ठीक है, कुछ ट्रैक्टर जो है नावें हैं, कुछ ट्रैक्टर नावें हैं, ठीक है। सभी कप नावें हैं, सभी कप जो है नावें हैं, अंदर कप डाल दो, ठीक है, क लिख दिए। और कह रहा है कि सभी जार ट्रैक्टर है, सभी जार जो है ट्रैक्टर है, सभी जार ट्रैक्टर है, मतलब इसके अंदर जार आएगा, ट्रैक्टर के अंदर, है ना, सभी जार ट्रैक्टर है, ठीक। अब देखो कुछ ट्रैक्टर कप है, कुछ ट्रैक्टर कप है, बिल्कुल नहीं। कोई भी जार नाव नहीं है, बिल्कुल गलत। कोई भी नाव जो है जार है, और कुछ कप जार हैं, यह भी गलत। यानी आंसर क्या बन रहा है, तीनों के तीनों हमारे आंसर नहीं आ रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, आप बोलोगे कोई भी निष्कर्ष नहीं आ रहा है, आंसर सी बनेगा। आगे बताना आप कि एक कोड भाषा में लिखा गया है इसको, ये तो आप इसको बताना है क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको बताओ। तो आप बोलोगे कि एल जो है 12 पे आता है, 12 में से 9 घटा दोगे तो 3, 15 में से 9 घटा दोगे 6, और जी में से आप कितना घटाना है, जी में से -4। देखो पहले 9 घटाना है सभी में 2 संख्या तक, फिर 4 घटाना है 2 संख्या तक, फिर एक संख्या में मात्र 18 घटाना है, फिर दो संख्या नहीं बल्कि जो बाद बाकी बच गए वो सभी में 4 ही घटाना है। वैसा ही हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले क्या घटाना है, हमें 9 घटाना है। तो 9 में से आप 9 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से पहले 4, 9 क्योंकि 4 से खत्म होती है हमारी, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 जब घटाओगे 9 में से तो 5 बचेगा, फिर 9 घटाना है, फिर 4 घटाना है, ओके। तो 9 में से हम लोग 4 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 5, कोई भी 5 ये आगे। उसके बाद 9 में से 9 तो 14 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। 6 में से आप 4 घटा दोगे तो 2 आएगा। ई बी कौन सा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास कौन कौन, बस ए या तो डी आंसर आने वाला है। तो अब देखो बी के बाद एफ तक चलेगा, डी तक चलेगा, ठीक। उसके बाद हमको चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है, तो देखो 2, 2 4 और 2 6 के बाद मतलब 7वीं डिजिट को चेंज करना है, क्योंकि 7वीं डिजिट में चेंज है इसलिए 7वीं डिजिट को हम लोग चेंज करेंगे। तो आओ काउंट करते हैं, कौन 3 और 3 6 1 7, 7वीं पे कौन है, ए, 7वीं नंबर पे आ रहा है। तो ए को क्या करना है, ए में से 4 को घटाना है। तो 4 को घटाओगे तो बी नहीं, 4 को घटाओगे तो बी थोड़ी आएगा ए में से, वो डब्ल्यू आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कि उस समुच्च का चयन करना है जो वैसा ही संबंधित है जैसे 11 13 17 है। ये देखो कैसे है, तो लगातार अभाज्य संख्याएं का समूह है। तो और लगातार सब कौन है बताओ, 5 7 9 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कौन है, 19 23 29, आंसर बनेगा राइट आंसर बी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।